अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। कामनी ने दाराब से रब्ता रखा हुआ था। दाराब अब्बास को शकूर के ज़रिए पैगाम भेजता रहता था, कभी ज़बानी और कभी तहरीरी। ज़बानी पैगाम क्या होते थे? मैंने पूछा। अभी ख़तरा है, शकूर ने कहा। दुश्मन तुम्हारी तलाश में है। कामनी पर सख्ती कर दी गई है और आखिरी पैगाम ये था कि पंछी उड़ने को तैयार है और वो भी तैयार रहे। मैंने शकूर की बातों पर गौर किया तो इससे नतीजा निकला कि कामनी घर से भागकर अब्बास के पास पहुंच गई थी, मगर इसके दुश्मनों को इसका इल्म हो गया और उन्होंने ताक़ुब करके मौके पर अब्बास को कत्ल कर डाला और कामनी को उठाकर ले गए। पंछी उड़ने को तैयार है का मतलब यही निकलता था कि कामनी घर से निकलने के लिए तैयार है। यह अंदाज़ा मैंने इस वजह से लगाया था कि जहां अब्बास कत्ल हुआ था वहां औरत की मौजूदगी साबित होती थी और जनाना जूती के खुरे भी पाए गए थे। मैंने शकूर से पूछा कि क्या इसे मालूम है कि कामनी अब्बास तक पहुंच गई थी? कामनी अब्बास के पास पहुंच गई थी, शकूर ने कहा। इसे मैंने दराब साहब के कहने पर खुद अब्बास तक पहुंचाया था। तुमने कामनी को किस जगह पहुंचाया था? मैंने पूछा। और ये किस तारीख की बात है? शकूर ने ज़रा सा जहन पे जोर दिया और उंगलियों पर दिन गिनने लगा। फिर उसने वो तारीख बताई जिस दिन उसने कामनी को अब्बास तक पहुंचाया था। फिर उसने गांव से बाहर वही जगह बताई जहां अब्बास कत्ल हुआ था। उसने बताया कि ये जगह उसने और अब्बास ने पहले से मुकर्रर कर ली थी। यहाँ से अब्बास ने कामनी को लेकर किसी और शहर निकल जाना था। मैंने शकूर की बताई हुई तारीख पर गौर किया तो ये वही तारीख बनती थी जब अब्बास कत्ल हुआ था। इस तरह मैं वाक़यात की कड़ियाँ मिलाता गया। मैंने शकूर से और भी बहुत सी बातें पूछी। वो मेरे सवालों के जवाब देता रहा। बाज़ जगह पर मुझे शक हुआ कि वो कुछ छुपा रहा है, मगर मैंने उसे कुरे इतना मुनासिब ना समझा। मैंने इसी वक्त उसे साथ लेकर दराब से मिलने का फैसला कर लिया। मैंने एक कांस्टेबल को साथ ले लिया और शकूर को साथ लेकर शहर की जानिब चल पड़ा। इन दिनों थानों की अपनी ट्रांसपोर्ट नहीं होती थी, अगर थी तो साइकिलों की सूरत में। मैंने एक टांगे का बंदोबस्त कर लिया था। हम बसों के अड्डे तक पहुंचे और वहां से शहर जाने वाली बस पर सवार हो गए। दाराब के मुलाजिम शकूर की रहनुमाई में हम शहर के एक साफ सुथरे इलाके में पहुंच गए। यहाँ ज़्यादातर अमीर लोग रहते थे। आखिर शकूर एक आलीशान हवेली के सामने जाकर रुक गया और बताया कि दाराब साहब की हवेली है। उसने हमें इंतज़ार करने को कहा और ख़ुद अंदर इत्तला करने चला गया। उसने वापसी में ज़्यादा देर नहीं लगाई और हमें हवेली के अंदर ले गया। उसने हमें ड्राइंग रूम में बिठा दिया और मशरूब से हमारी तवाज़ो की। इस दौरान मैं वहाँ सजी हुई कीमती आराइशी अशिया का जायज़ा लेता रहा। थोड़ी देर बाद ड्राइंग रूम के अंदरूनी दरवाजे का पर्दा हिला और एक खुशपोश पुख्ता उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने बड़े तवाक़ से हाथ मिलाया और मेरे करीब ही बैठ गया। ये दराब था। अभी शकूर ने अब्बास के मुतालिक बताया है, दराब ने गुफ्तगू में पहल करते हुए कहा। मुझे यकीन नहीं आया। क्या ये सच है कि अब्बास कत्ल हो चुका है? हाँ, ये सच है, मैंने कहा। मुझे अफसोस है कि मैं आपके दोस्त को कत्ल की खबर दे रहा हूँ। मैं इसी कत्ल की तफ्तीश के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। इसके इतने अच्छे चेहरे के तासुरात मेरी बात सुनकर बिगड़ गए और वो इज़्तिरारी हालत में उठकर टहलने लगा। वो कभी अपनी मुट्ठियाँ भींचता, कभी एक हाथ का मुक्का दूसरे हाथ पर मारता, साथ साथ वो कुछ बुड़बुड़ा भी रहा था। मैंने अपनी समाअत की पूरी कुव्वत इसकी बुड़बुड़ाहट सुनने पर मरकूज कर दी तो मुझे पूरी बात तो न सुनी गई, मगर एक लफ्ज़ समझ में आ गया। ये लफ्ज़ था जैकब। ये ईसाइयों वाला नाम था और ये नाम सुनते ही मेरे जहन में मौका वारदात पर मिलने वाली सलीब आ गई। मैं समझ गया कि मेरे असल मुल्ज़िम का नाम जैकब है और इत्मीनान बख्शी बात यह थी कि दराब जैकब को जानता था। ये जैकब कौन है? मैंने दराब से पूछा। दराब ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और टहलते टहलते रुक गया। मुझे शक नहीं यकीन है। दराब ने कहा कि अब्बास को जैकब ने कत्ल किया है। जैकब कौन है? मैंने दराब से पूछा। और उसने अब्बास को क्यों कत्ल किया है? मैं आपको तफसील से बताता हूँ, दराब ने कहा। इस तरह आप सारी बात जान जाएंगे। इसके बाद दराब ने मुझे बड़ी लंबी बात सुनाई।
दरमियान में मैं इससे अपनी ज़रूरत के मुताबिक सवालात भी पूछता गया। इस तरह जो बात सामने आई वो मैं आपको अपने अल्फाज में सुना देता हूँ। दराब के आबा और अजदाद नवाबों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। फिर नवाबी तो ख़त्म हो गई, मगर इस ख़ानदान के लोगों के दिमाग से नवाबों वाली आदतें ना गईं। उन्होंने अपने तौर तरीके नवाबी ही रखे। दराब ने भी इसी माहौल में आँख खोली थी और पला बढ़ा था, इसलिए इसमें भी नवाबों वाली आदत पाई जाती थी। इन आदत में एक गाना सुनने का शौक़ भी था। वो अक्सर गाना सुनने तवाइफों के यहाँ जाया करता था। अब्बास से उसकी दोस्ती स्कूल के ज़माने से थी। ये दोस्ती इस उम्र में आने तक कायम रही थी। अब्बास दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखता था और बड़ा लायक और ज़हीन तालिबे इल्म था, जबकि दराब पढ़ने लिखने में बस एवं था और वाजबी सा था। अक्सर अब्बास से वो मदद लिया करता था और यही वजह इन दोनों के दरमियान दोस्ती का बायस बन गई थी। दराब अब्बास की माली मदद भी करता था और हर मुश्किल वक्त में उसका साथ देता था। इसके जवाब में अब्बास भी हर वक्त दराब पर जान छिड़कने के लिए तैयार रहता था। दराब अक्सर गाना सुनने तवाइफों के यहाँ जाया करता था। उसका ये शौक़ सिर्फ गाना सुनने की हद तक था। वो बदकारी का कायल नहीं था और ना ही उसकी नफीस तबीयत इस बात की इजाज़त देती थी। वो अब्बास को भी अपने साथ ले जाता था। एक दो गज़लें सुनते थे वो दोनों और गाना सुनकर आ जाते थे। वहाँ की तकरीबन तमाम गाने वालियाँ दराब को जानती थीं और उसकी बड़ी आवभगत करती थीं। इन्हीं दिनों पता लगा कि बाज़ार में एक नई गाने वाली अम्बाले से आई है और आते ही धूम मचा दी है। इसके मुतालिक सुना गया कि जितनी वो खूबसूरत है इससे कहीं ज़्यादा उसकी आवाज़ रसीली है। ये मुकन्निया कामनी बाई के नाम अम्बाले वाली के नाम से मशहूर थी। इससे पहले इसकी माँ ने अपनी जवानी में बड़ा नाम कमाया था। यहाँ मैं ये वजाहत कर दूँ कि इस किस्म की तवाइफें सिर्फ गाने बजाने का काम करती थी, जिस्म फरोशी का धंधा नहीं। इसके बावजूद चंद अय्याश किस्म के लोग इन गाने वालियों पर आशिक हो जाते थे। इन आशिकों को ये गाने वालियाँ खूब उल्लू बनाती और पैसे बटोरती। तवाइफों और नाचने गाने वालियों की अपनी एक अलग दुनिया होती है। इनके तौर तरीके दुनिया से निराले, इनकी चाहत, इनकी दुश्मनी, दोस्ती का तस्वुर भी कुछ और होता है। इनको सच्ची मोहब्बत सिर्फ पैसे से होती है। पुलिस वाले इस दुनिया के बासियों को अच्छी तरह जानते हैं। दराब कामनी की शोहरत सुनकर अब्बास को साथ लेकर कामनी के कोठे पर गाना सुनने चला गया। उन्होंने कामनी से एक गीत और दो गज़लें सुनी। जितनी उन्होंने कामनी की तारीफ सुनी थी उससे बढ़कर पाया। इसकी आवाज़ में ऐसा लोच और गुदाज था कि सुनने वाले मशहूर हो जाते। दराब और अब्बास कामनी के कोठे से निकले तो दराब ने महसूस किया कि अब्बास कुछ खोया खोया सा है। दराब की हर बात का जवाब वो बस हूँ हाँ में देता था। इस दिन के बाद से अब्बास की ख्वाहिश यही होती थी कि गाना सुनने कामनी के कोठे पर ही जाए। दराब ने महसूस किया कि अब्बास कामनी में ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगा है। वो अपने किरदोपेश को भूलकर कामनी में खो जाता। दराब ने अब्बास को समझाया कि वो यहाँ इश्क व मोहब्बत का खेल शुरू ना कर दे। ये लोग ऐसे जज्बात को नहीं मानते, मगर अब्बास ने यह कहकर उसे हैरान कर दिया कि ये उसके दिल का मामला है और उसका दिल इसके बस में नहीं। अगर वो इसकी कोई मदद कर सकता है तो ठीक है, वरना उसे उसके हाल पर छोड़ दे। अब्बास कोई ऐसा गया गुजरा आदमी नहीं था। वो जवान और वजीहा था। किसी लड़की के लिए इसे नज़रअंदाज करना मुश्किल था। एक दिन मौका पार कर उसने कामनी से इज़हार इश्क कर दिया। कामनी ने बताया कि वो पहले ही इसकी नज़रों और हरकतों से समझ चुकी थी, लेकिन इसका ख्याल था कि अब्बास महज इसके जिस्म का तलबगार है। अब्बास ने इसे बड़ी मुश्किल से यकीन दिलाया कि वो दिलो जान से इसे चाहने लगा है और इसकी चाहत में कुछ भी कर सकता है। कामनी को ये शख्स पसंद आया था और बाद में उसने अब्बास को बताया कि वो दिल ही दिल में इसे पसंद करती थी, लेकिन वो जिस दुनिया में रहती है वहाँ ऐसी बातों की गुंजाइश नहीं होती। बहरहाल आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी। अब्बास कामनी से मिलने के लिए रोज़ाना उसके यहाँ पहुँच जाता और मौका पाकर दिल की बातें कर लेता। दूसरी तरफ कामनी ने यह दिलेरी दिखाई कि किसी न किसी बहाने निकल आती और अब्बास से मिलती। जिस्म बेचने वालियों और नाचने गाने वालियों के यहाँ हर किस्म के लोग आते हैं। इन्हें सिर्फ पैसे से गर्ज होती है। एक दिन जब अब्बास और दराब के साथ कामनी का गाना सुनने गया तो वहाँ चंद और नौजवान भी आ गए। वो शक्लों ही से लफंगे नजर आ रहे थे और इनका अंदाज लोफरों जैसा था।
वो कामनी की तरफ ऐसी नजरों से देख रहे थे जैसे नजरों से ही खा जाएंगे। इसके साथ साथ वो फहिश किस्म के इशारे भी कर रहे थे। इनकी हरकतें देखकर अब्बास का खून खोलने लगा। मुमकिन था कि वो इनसे उलझ जाता। दराब ने बड़ी मुश्किल से उसे रोका। फिर आए दिन यही कुछ होने लगा। ये 3 नौजवान थे जिनमें से एक इनका लीडर लगता था। इसे वो जेकब के नाम से मुखातिब करते थे। जेकब के चेहरे पर बाएं गाल पर जख्म का निशान था जो किसी लड़ाई झगड़े की यादगार था। वो शक्ल से ही खतरनाक लगता था। कामनी को तंग करने में वो पेश होता। एक दिन जेकब ने हद ही कर दी। गाने से फारिग होने के बाद जब कामनी उठकर जाने लगी तो जेकब ने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ लिया और अपनी जानिब घसीटने लगा। कामनी ने बाजू छुड़ाने की कोशिश की मगर वो कामयाब ना हो सकी। अब्बास से ये बर्दाश्त ना हो सका। वो तिलमिला कर उठा और जेकब के गिरेबान पकड़कर जोरदार झटका दिया। जेकब ने कामनी का बाजू तो छोड़ दिया और अब्बास से लिपट गया। दोनों में हाथापाई होने लगी। करीब बैठे साजिंदों ने और दाराब ने आगे बढ़कर बीच बचाव करा दिया। जेकब के साथी भी उठ खड़े हुए थे और इनके तेवर खतरनाक नजर आ रहे थे। कामनी की माँ शीला बाई भी दरमियान में आ गई। मामला ठंडा करने लगी। अगर अब इसे हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा, अब्बास ने गुस्से से जलते हुए कहा। क्यों, ये क्या तेरी माँ लगती है? जेकब ने कहा। जेकब की बात ने गोया जलती पर तेल का काम किया और अब्बास इस पर झपट पड़ा। अच्छी खासी धींगा मुश्ती होने लगी। बड़ी मुश्किल से जेकब को अब्बास से अलग किया गया। मेरी बेटी तवाइफ नहीं है, शीला ने कहा। तुमने इसमें ऐसी कौन सी आदत देखी है? ये जिस्म फरोश नहीं है, सिर्फ गाती है। दराब और अब्बास ने शीलाबाई से कहा कि वो जेकब और इसके दोस्तों को यहाँ आने से मना कर दे ताकि आइंदा ऐसा वाकया ना हो। शीलाबाई पक्की कारोबारी जहनियत रखती थी। उसने कहा कि वो किसी भी ग्राहक को नाराज करके अपना कारोबार खराब नहीं कर सकती। ये अब्बास और जेकब की दुश्मनी का नुक्ता आगाज था। इस दिन जेकब अब्बास को धमकियां देता हुआ चला गया कि वो इससे निपट लेगा। साफ नजर आ रहा था कि वो खोखला आदमी नहीं था और न ही खोखली धमकियां दे रहा था। दराब ने अब्बास को खबरदार कर दिया कि वो जेकब से बचकर रहे और कहीं आने जाने में मोहतात रहे। यहाँ से मैंने दाराब को रोककर इससे पूछा कि क्या वो बता सकता है कि इसने जेकब के गले में सलीब देखी हो। इसके जवाब में दाराब ने बताया कि जेकब गले में हर वक्त एक लकड़ी की सलीब पहने रखता था और इसे कमीज के अंदर रखने की बजाय बाहर रखता था। यही वजह थी कि दाराब को ये सलीब याद रह गई थी। दाराब के जवाब से साबित हुआ कि जाय वारदात पर मिलने वाली सलीब जेकब की है और वही मेरा असली मुजरिम है। अब मैं फिर अब्बास और कामनी के किस्से की तरफ आ जाता हूँ। अब्बास कामनी को मजबूर करने लगा कि वो गुनाहों की इस दुनिया से निकल आए और वो किसी और शहर में जाकर शादी कर लेंगे। कामनी इसे टालती थी। इसका कहना था कि वो इसकी माँ से बात करके देखे। अगर वो ना मानी तो फिर वो अब्बास के साथ निकल जाएगी। अब्बास का सबसे बड़ा सहारा दाराब ही था। उसने सारा मामला उसके आगे रखा और कहा कि वो कामनी की माँ से बात करे। दाराब ने अब्बास को समझाया कि ये नामुमकिन सी बात है, वो किसी तौर पर भी राजी नहीं होगी। कामनी इसके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है और वो कभी इससे दस्तबरदार नहीं हो सकती। इसके बावजूद अब्बास की जिद से मजबूर होकर दाराब ने शीलाबाई से बात की और इसे बताया कि कामनी और अब्बास एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो शादी करना चाहते हैं। बेहतर है कि इनकी शादी कर दी जाए। ये सुनकर शीलाबाई हत्थे से उखड़ गई और उसने साफ इनकार कर दिया। वो मेरे बुढ़ापे का सहारा है, शीला ने दाराब से कहा। ऐसी कमाऊ बेटी किसी किस्मत वाली को मिलती है। हमारी दुनिया में जज्बात की जबान को कोई नहीं समझता। यहाँ सिर्फ सिक्का राजुल वक्त चलता है। बेहतर होगा अब्बास से कहो कि वो कामनी का ख्याल दिल से निकाल दे। वो यहाँ गाहक बनकर आ सकता है, आशिक बनकर नहीं। दाराब ने शीला को कायल करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो न मानी। दाराब ने इसे रुपए पैसे की पेशकश भी की लेकिन शीला ने यह कहकर बात खत्म कर दी कि कामनी अनमोल हीरा है और वो इसे किसी कीमत पर नहीं बेचेगी। दाराब ने ये सब कुछ अब्बास को बता दिया। अब्बास ने ये बातें कामनी को बताई। कामनी ने बताया कि उसने ये सारी बातें अपने कानों से सुनी थी। फिर इसके आंसू निकल आए और इसने कहा कि इसे अपनी माँ की ये बात सुनकर बड़ा रंज हुआ है कि इसने इसे पैसे कमाने की मशीन समझा है और इसके जज्बात का ख्याल नहीं रखा, बल्कि इसे अपना बुढ़ापा आराम से गुजारने की फिक्र है। इसके बाद अब्बास और कामनी भाग जाने के मंसूबे बनाने लगे।
अब्बास ने कामनी से कहा कि वो दराब से मशवरा करके इसे दिन और तारीख बता देगा, फिर वो शहर से निकल जाएगा। कामनी ने इससे कहा कि वो हर वक्त इसके साथ निकल जाने को तैयार। इससे अगले ही दिन एक ऐसा वाकया पेश आ गया जिसने अब्बास को शहर से भाग जाने पर मजबूर कर दिया। हुआ यूं कि रात के वक्त हस्बे मामूल अब्बास कामनी के कोठे से बाहर निकला। इस दिन दराब इसके साथ नहीं था। दराब हफ्ते में 2 दिन गाना सुनने जाता था, मगर जब से अब्बास कामनी का दीवाना हुआ था, दराब हफ्ते में 3 बार भी जाने लगा था। मगर अब्बास का ये रोज का मामूल था। वो सिर्फ कामनी का दीदार करने के लिए वहां जाता था। वो जो ही जरा आगे क्या, अब्बास और उसके साथी ने उसको रोक लिया और उस पर हमला कर दिया। वो 2 थे और अब्बास अकेला। दोनों मिलकर अब्बास को मारने लगे। अब्बास इन दिनों अपनी हिफाजत के ख्याल से एक लंबे फल वाला चाकू अपने पास रखता था। उसने जब देखा कि जेकब और उसके साथी उसे नहीं छोड़ेंगे तो उसने चाकू निकाल लिया। जेकब का साथी उसकी जद में आ गया और अब्बास ने उसके पेट में चाकू उतार दिया। चाकू देखकर और अपने साथी का बहता खून देखकर जेकब वहां से भाग निकला। बहुत से लोग लड़ाई देखकर इकट्ठे हो गए थे। ये लड़ाई इनके लिए अजूबा नहीं थी और वो इससे खौफजदा भी नहीं थे। यहाँ आए दिन ऐसे वाक़यात होते रहते थे। गुनाह के इस बाजार में एक तमाशबीन ने दूसरे का पेट फाड़ दिया था। ये खून खराबा, ये सनसनीखेज तो था, मगर हैरत अंगेज नहीं था। यहाँ मैं कहानी से हटकर अपनी राय से आपको पेश करता हूँ। गुनाह के बाजारों में आने वाले लोग 2-3 किस्म के होते हैं। एक वो जो इनके यहाँ जाते हैं, गुनाह करके वापस आ जाते हैं। दूसरे किस्म के लोग दौलतमंद और अय्याश होते हैं। ये जानते भी हैं कि बाजार में बैठी हुई औरत पेशावर है और सिर्फ पैसे की यार है और किसी इंसान की नहीं। इसके बावजूद ये उल्लू के पट्टे इन्हें अपना समझते हैं और आंखों देखी मक्खी निगलने की कोशिश करते हैं। इनके यहाँ जाने वाली तीसरी किस्म जुराम पेशा लोगों की है। इनमें नामी गिरामी गुंडे, उस्ताद और बदमाश होते हैं। इन सब ने किसी न किसी बाजारी औरत को अपना महबूब का दर्जा दिया हुआ होता है और ये लोग आम आशिकों की तरह जज्बा रकाबत का शिकार भी होते हैं। रकाबत में ये चाकुओं, खंजरों और दूसरे असले का इस्तेमाल बेदरेक करते हैं। इस तज़िये के हिसाब से देखा जाए तो ये सब लोग एबनॉर्मल ज़हनियत के शिकार होते हैं। अब्बास ने एक बंदे के पेट में चाकू उतार दिया तो तब उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर बैठा है। उसने वहां से खिसक जाने में ही आफियत जानी। जख्मी अपना पेट पकड़े तड़प रहा था। चंद आदमी उसे संभालने लगे। अब्बास ने मौका गनीमत जाना और खून आलू चाकू लहराता हुआ वहां से निकल आया। किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। अब्बास सीधा दराब की हवेली में जा पहुंचा और उसे तमाम सूरत हाल बताई कि वो क्या कर आया है। दराब ने कहा कि इसका हवेली में रुकना मुनासिब नहीं। पुलिस जल्द ही उसका सुराग लगाकर हवेली के अंदर पहुंच जाएगी और दराब तक उनका पहुंचना नामुमकिन नहीं होगा। वो कामनी का भी ख्याल रखेगा और उनके फरार का इंतजाम कर देगा और कामनी को वहां से निकालकर अब्बास तक पहुंचा देगा। सुबह फूफटने से पहले भी अंधेरा था और उस दराब ने अपने मुलाजिम शकूर को अब्बास के साथ भेजा कि वो अब्बास का ठिकाना देख आए कि वो कहाँ रूपोश होता है। अब्बास ने दराब को बताया था कि एक गांव जहां अब्बास कत्ल हुआ था में उसका एक पुराना दोस्त रहता है, वो इसके पास जाएगा। गांव पहुंचे तो अब्बास ने अपने दोस्त का पूछा तो पता चला कि उसका दोस्त 4-5 दिन पहले ये गांव छोड़कर जा चुका है। बहरहाल अब्बास ने वहीं एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया और मुल्जिम शकूर ने जाकर दराब को बता दिया कि वो अब्बास को कहाँ छोड़ आया है। इधर जैकब का जख्मी साथी बच गया था। चाकू का जख्म इतना गहरा नहीं था। पुलिस ने अब्बास के खिलाफ इक़दाम कत्ल का पर्चा दर्ज कर लिया और तफ्तीश करती हुई दराब तक भी पहुंच गई। दराब कोई मामूली आदमी तो था नहीं कि खौफजदा हो जाता। इसने पुलिस वालों को मुतमईन कर दिया कि अब्बास उसका दोस्त ज़रूर है, मगर उसे उसकी रूपोशी के मुतालिक कुछ मालूम नहीं। दूसरी तरफ दराब ने कामनी से मिलकर उसको तसल्ली दी। कामनी बहुत परेशान थी। उसने कामनी से कहा कि वो तैयार रहे, जो ही खतरा कम होगा वो उसको अब्बास के पास पहुंचा देगा। इससे वो वहां जाकर वो कहीं पर भी जा सकते हैं। अब दराब अपने मुलाजिम
शकूर को भेजकर अब्बास की खैरियत मालूम करता और उसे कामनी की खैरियत से आगाह करता। इधर ये चक्कर चल रहा था। दूसरी तरफ अब्बास के घर वाले परेशान थे। पुलिस वाले अब्बास की तलाश में इनसे पूछगछ करते रहते थे। इससे मोहल्ले में इनकी बड़ी बेइज्जती होती थी। अब्बास के बाप को मालूम था कि उसके बेटे की दाराब से गहरी दोस्ती है। वो दाराब से मिला और अब्बास के मुतालिक परेशानी जाहिर की। दाराब ने अब्बास के बाप को तसल्ली दी कि वो महफूज जगह पर है और वो फिक्र ना करें। दूसरी तरफ अब्बास ने शकूर के जरिए पैगाम भिजवाया कि वो सारा दिन फारिग रह रहकर तंग आ चुका है। दाराब ने दोस्ती की खातिर उसे कुछ पैसे और कुछ सामान भिजवाया कि वो वक्त गुजारी के लिए गांव में छोटी सी दुकान कर ले। फिर अब्बास ने गांव में दुकान खोल ली। इस दौरान जब अब्बास की तलाश का मामला कुछ ठंडा पड़ गया तो दाराब ने कामनी को बता दिया कि वो फला दिन निकलकर उसकी हवेली में आ जाए। दूसरी तरफ उसने अब्बास को पैगाम भिजवाया कि फला दिन रात को कामनी इस तक पहुंच जाएगी। अब्बास ने शकूर को गांव से बाहर वो जगह दिखा दी जहां उसने कामनी का इंतजार करना था। इधर दाराब ने कामनी को निकालने का इंतजाम कर लिया था। कामनी मुकर्रर वक्त पर निकल आई थी। वो बगैर किसी रुकावट के दाराब की हवेली पहुंच गई। उन्होंने रात को निकलना था और अब्बास की बताई हुई जगह पहुंचना था। दाराब का इरादा था कि वो खुद कामनी को लेकर अब्बास के पास जाएगा, मगर फिर ऐन वक्त पर उसने खुद जाने का इरादा बदल दिया और कामनी को शकूर के साथ भेजने का फैसला कर लिया। वो कामनी की गुमशुदगी के वक्त हवेली में रहना चाहता था। उसका ख्याल था कि वो कामनी के यहाँ गाना सुनने भी जाएगा ताकि कोई उस पर शक ना करे कि कामनी की गुमशुदगी में उसका हाथ हो सकता है। फिर उसने कामनी को मुसलमान औरतों वाला बुर्का पहनाकर शकूर के साथ भेज दिया और शकूर को हिदायत की कि वो कामनी को अब्बास के हवाले करके इन्हीं कदमों वापस आ जाए। शकूर कामनी को लेकर चला गया। शकूर और कामनी के जाने के 1 घंटे बाद दाराब शीलाबाई के कोठे पर जा पहुंचा। वहां सब परेशान थे। शीलाबाई का रंग उड़ा हुआ था। उसने हर तरफ अपने आदमी दौड़ाए थे, मगर कामनी का कहीं पता नहीं चल रहा था। यह इन लोगों के धंधे का टाइम था और ग्राहक आ आकर वापस जा रहे थे। दाराब को देखते ही शीलाबाई चौंक गई और इससे अब्बास के मुतालिक पूछने लगी। इसे शक था कि इसकी बेटी अब्बास की मोहब्बत में फंस गई थी और अब इसे अब्बास ही भगा ले गया है। दाराब ने इसे बताया कि अब्बास तो खुद पुलिस से छुपता फिर रहा है, वो कामनी को कैसे ले जा सकता है। फिर दाराब ने इसे मशवरा दिया कि वो कुछ और इंतज़ार कर ले। अगर कामनी फिर भी ना आई तो वो थाने में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दे और वो खुद उसके साथ चलेगा। खासी रात गुजर गई मगर कामनी को ना आना था ना आई। इस दौरान दाराब शीलाबाई को तसल्लियां देता रहा। फिर वो इसके साथ थाने चला गया और उन्होंने कामनी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। शक में उसने अब्बास का और एक दूसरी बाई का नाम लिखवाया, जिसका कारोबार कामनी की वजह से ठंडा पड़ गया था और कई बार इनकी आपस में ज़बानी कलामी झड़पें भी हो चुकी थीं। दाराब थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद शीलाबाई को उसके कोठे पर छोड़कर अपनी हवेली आ गया। जब वहां आने के लिए वो निकला था तो शीलाबाई हिचकियां ले लेकर रो रही थी। वो दाराब अपनी हवेली में आया तो अभी शकूर नहीं आया था। तकरीबन आधे घंटे बाद शकूर आ गया। उसने बताया कि सब काम तसल्ली बख्श हो गया है और वो कामनी को अब्बास के हवाले कर आया है। ये सुनकर दाराब ने इत्मीनान का सांस लिया। उसे पता था कि रातों रात अब्बास कामनी को लेकर किसी दूर दराज शहर निकल जाएगा और फिर वहां से राब्ता करेगा। अब्बास और कामनी को निकले तकरीबन महीना होने को है। दाराब ने इतनी लंबी तफसील मुझे सुनाने के बाद कहा, मैं परेशान था कि अब्बास ने अब तक मुझसे राब्ता क्यों नहीं किया। इसी परेशानी के आलम में मैंने शकूर को इस गांव में भेजा था कि वो मालूम करके आए कि अब्बास ने गांव कब छोड़ा था या उसके साथ कोई हादसा तो नहीं पेश आ गया। अब आपने बताया कि अब्बास को किसी ने कत्ल कर दिया था तो मुझे यकीन है कि ये जैकब का काम है। यकीन तो मुझे भी है, मैंने कहा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जैकब को कैसे पता लगा कि उसका रकीब फला गांव में छुपा बैठा है और फिर इसे ये भी मालूम हो गया कि कामनी अब्बास के साथ निकल रही है। फिर इसने ऐन मौके पर पहुंचकर अब्बास को कत्ल कर दिया। मेरी ये बात सुनकर दाराब भी सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, मैं ये सोच रहा था कि कामनी कहाँ गई, क्योंकि वो अपनी माँ के पास भी नहीं पहुंची। ये सवाल भी अहम था कि अगर अब्बास को कत्ल कर दिया गया है तो फिर कामनी कहाँ गई।
मुझे खोजी के वो अल्फाज याद आने लगे जो उसने अब्बास के कत्ल के वक्त मौका वारदात पर कहे थे। उसने कहा था कि औरत अपनी मर्जी से नहीं चल रही, इसे घसीटा जा रहा है। फिर जरा आगे जाकर खोजी ने बताया कि मर्द ने लड़की को उठा लिया है। इस ख्याल के आते ही मैंने ये नतीजा निकाला कि कामनी भी जेकब के पास है। अब ये ज़रूरी हो गया था कि मैं जेकब को गिरफ्तार कर लूँ। ये चूँकि मेरा इलाका नहीं था, इसलिए कानूनी तौर पर मैंने इलाके के थानेदार से मिलना था और इसकी मदद से जेकब को गिरफ्तार करना था। इसके अलावा अभी अब्बास के घर वालों को इत्तला देनी थी कि उनका बेटा कत्ल हो गया है। मैं तसव्वुर की आंख से देख रहा था कि यह खबर सुनकर अब्बास के माँ बाप का क्या हाल होगा, मगर मैं अपनी ड्यूटी से मजबूर था और ये नाखुशगवार इत्तला देना मेरा फ़र्ज था। इसके लिए मैंने दाराब को भी साथ लेकर जाना था। मैं इस केस के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करने लगा। फिर मेरा जहन इस बात पर अटक गया कि आखिर जेकब अब्बास तक किस तरह पहुंचा। जैसा कि दाराब ने बताया था कि जेकब को उसने 2-3 मरतबा हवेली के इर्द गिर्द मंडराते देखा है और फिर शकूर ने भी बताया था कि जेकब ने इसको रोककर अब्बास के मुतालिक पूछा था और अब्बास को कत्ल करने की धमकी भी दी थी। इससे मुझे ये ख्याल आया कि जेकब या इसका कोई साथी दाराब और उसके मुलाजिम शकूर की निगरानी करता रहा है और वो लोग इनका पीछा करते हुए अब्बास तक पहुंच गए हैं। फिर मुझे ये ख्याल भी आया कि अगर वो इंतकाम लेने के लिए अब्बास को तलाश कर रहे थे तो उन्होंने फौरी तौर पर अब्बास पर हमला क्यों नहीं किया। क्या इन्हें मालूम था कि कामनी का अब्बास के साथ भागने का प्रोग्राम है और वो इसी मौके का इंतज़ार कर रहे थे। सोचकर मेरा दिमाग चकराने लगा। इसी दौरान शकूर मेरे लिए खाना लेकर आ गया। मैं खालिद ज़हन होकर खाने के बर्तनों को घूरने लगा। शकूर ट्रे में से एक एक बर्तन उठाकर मेरे आगे टेबल पर रख रहा था। अचानक मैं चौंक उठा। मैंने गौर किया कि शकूर के हाथ बड़े वाज़ेह अंदाज में कांप रहे थे। उसकी उम्र हाथ कांपने वाली नहीं थी, वह जवान उम्र था। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने मुझसे नज़रें चुरा लीं। उसके चेहरे पर परेशानी के वाज़ेह आसार नज़र आ रहे थे। मैंने उसकी हालत पर गौर किया तो अचानक मेरे जहन में एक ख्याल बिजली के कोंदे की तरह लपका और मुझे रोशनी दिखा गया। मुझे ख्याल आया कि अब्बास की मुखबरी करने वाला शकूर भी तो हो सकता है। जेकब को इल्हाम तो नहीं हुआ था कि फलां दिन रात को फलां वक्त कामनी अब्बास के पास जाएगी। इस ख्याल के आते ही मैंने शकूर को लपेट में लेने का फैसला कर लिया। मेरे जहन में यह ख्याल भी आया कि शकूर को ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी। उसका जवाब मुझे अपने जहन से यह मिला कि पैसे का लालच या जान का खौफ इसे इस काम पर मजबूर कर सकता था। जेकब जैसे गुंडे से यही उम्मीद थी कि उसने यकीनन शकूर को जान से मार देने की धमकी दी होगी। शकूर जल्दी जल्दी बर्तन रखकर कमरे से निकलने लगा था जब मैंने उसे आवाज़ देकर रोक लिया। जी सरकार, उसने वाज़ेह तौर पर लरजती हुई आवाज़ में कहा। मैंने उसे अपने पास आने को कहा तो मेरी तरफ यूं आया जैसे बकरा कसाई के पास सुबह होने जा रहा हो। जेकब ने तुम्हें क्या धमकी दी थी? मैंने पूछा। वो मुझसे अब्बास के मुतालिक पूछ रहा था, शकूर ने कहा, और कह रहा था कि मालिक दाराब ने इस भगोड़े को छुपा रखा है। और क्या कहा था इसने? मैंने पूछा। और जी, शकूर ने अटकते हुए कहा, उसने कहा था कि वो अब्बास को जिंदा नहीं छोड़ेगा। एक धमकी उसने तुम्हें भी तो दी थी। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, वो भी बताओ। मैं उसके चेहरे के तासुरात देख रहा था। उसका रंग एकदम फुक हो गया और वो मुझसे नजरें चुराने लगा। मैंने उसे हौसला दिया कि इसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं और ये कि जेकब जैसे गुंडों को मैं थाने में उल्टा लटका दूंगा। उसने कहा था कि वो कहते रुक गया और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने रुंधी हुई आवाज़ में कहा कि मेरी एक जवान बहन है सरकार। जेकब एक रात अपने 2 साथियों के साथ मेरे घर आया था और उसने धमकी दी थी कि अगर मैंने उसका साथ ना दिया तो वो मेरी जवान बहन को मुझे माफ़ कर दें। जी, मैं मजबूर हो गया था। फिर वो बाकायदा रोने लगा। दाराब बड़ी हैरानी और गुस्से के आलम में से देख रहा था। मैंने इससे कुछ और बातें पूछी। बात यह निकली कि शकूर इस धमकी के बाद जेकब के हाथों में खेलने लगा था। उसी ने जेकब को बताया था कि अब्बास कहाँ छुपा हुआ है और कामनी और वो किसी दूसरे शहर भागने की तैयारी कर रहे हैं। जेकब ने इसे कहा था कि जिस दिन कामनी अब्बास के पास पहुंचेगी वो इसको इत्तला कर दे। शकूर ने जेकब को बता दिया कि फला दिन फला वक्त कामनी अब्बास के पास जाएगी। जिस रात शकूर कामनी को अब्बास के पास पहुंचाने के लिए दाराब की हवेली से निकला,
जेकब अपने एक साथी के साथ उसके ताक़ुब में था। जब शकूर कामनी को लेकर दरख्तों में घिरी इस जगह पहुंचा तो अब्बास उनका मुंतजिर था। शकूर ने कामनी को अब्बास के पास छोड़ा और इन्हीं कदमों वापस लौट गया। वो सड़क की तरफ निकला तो उसने देखा कि जेकब और उसका साथी वहां खड़े थे और करीब ही एक टांगा खड़ा था। जेकब ने इससे कहा कि वो अब चलता फिरता नजर आए। अगर उसने जबान खोली तो वो फिर इसकी बहन को उठाकर ले जाएंगे। खौफजदा होकर वो वहां से आ गया और दाराब को बताया कि वो अमानत पहुंचा आया है। इसके बाद वहां क्या हुआ इसका शकूर को इल्म नहीं था। मैंने शकूर का सारा बयान लिखकर उसके दस्तखत करा लिए, फिर दाराब का भी बाकायदा बयान लिया। अब मैंने जेकब और उसके साथी को गिरफ्तार करना था और उसके लिए मुझे इस इलाके के थानेदार से मिलना था। इस इलाके का थानेदार एक सिख था, उसका नाम नानक सिंह था। मैं उसके पास चला गया और सारी सूरत हाल उसके आगे रख दी। इस केस से इसके थाने का ताल्लुक भी बनता था, क्योंकि कामनी की गुमशुदगी की रिपोर्ट नानक सिंह के थाने में ही दर्ज थी और वो इसकी बाजियाबी के सिलसिले में खासा परेशान था। मेरी तफ्तीश के मुतालिक सुनकर वो बड़ा खुश हुआ और कहने लगा कि उसका मसला भी हल हो गया है। मैंने उसे बताया कि मैं जेकब और उसके साथी को गिरफ्तार करना चाहता हूँ और इस सिलसिले में वो मेरी मदद करे। इसके जवाब में उसने जेकब को 3-4 नंगी गालियां दी और कहा कि ये तो कोई मसला ही नहीं है। हर थाने में इलाके के जुराइम पेशा अफराद की मुकम्मल तफसील होती है। नानक के थाने में जेकब का रिकॉर्ड भी मौजूद था। इससे पहले वो चोरी चकारी, गुंडागर्दी और लड़ाई झगड़े के केसों में थाने आ चुका था और नानक सिंह इसे जानता था। उसने इसी वक्त एक छापामार पार्टी तैयार की और मुझे साथ लेकर चल पड़ा। हम लोग एक ऐसे इलाके में जा पहुंचे जिसे लोअर क्लास से भी निचले दर्जे के लोगों का इलाका कहा जा सकता था। हर तरफ गुर्बत के आसार नजर आ रहे थे। तंग और गंदी गलियों में चकराते हुए एक छोटे से मकान के दरवाजे पर जाकर नानक सिंह ने कहा यही जेकब का घर था। दरवाजा खटखटाने पर एक आदमी ने दरवाजा खोलकर बाहर झांका और फिर पुलिस को देखते ही दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन नानक सिंह इससे ज्यादा फुर्तीला साबित हुआ और उसने एक जोरदार ठोकर दरवाजे पर मारी। ये ठोकर इतनी जोरदार थी कि वो आदमी दरवाजे के धक्के से पीछे को गिर पड़ा। फौरन कांस्टेबल ने आगे बढ़कर इस आदमी को काबू कर लिया। हम सब बड़ी तेजी से अंदर दाखिल हुए। मैंने और नानक सिंह ने अपने पिस्तौल निकाल लिए थे। दरवाजे से आगे छोटा सा सहन था। इसके बाद बरामदा और 2 कमरे थे। एक कमरा बड़ा था और दूसरा छोटा। छोटे कमरे को ताला लगा हुआ था और बड़े कमरे में 4 नौजवान बैठे हुए थे। कमरा सिगरेट के धुओं से भरा हुआ था और इसकी बदबू से साफ पता चलता था कि ये चर्च की बदबू है। पास घटिया किस्म की देसी शराब की 2 बोतलें भी रखी थीं। हमें देखकर सब बुड़बुड़ा उठे। एक नौजवान के पांव की ठोकर से शराब की बोतल टूट गई और शराब बहकर फर्श पर फैल गई। मैंने जेकब को देखा और मैंने जेकब को देखा हुआ नहीं था, इसलिए अंदाजा ना लगा सका कि इनमें जेकब कौन है। जेकब कहाँ है? नानक सिंह ने कड़कदार आवाज में पूछा। तब मुझे मालूम हुआ कि इनमें से कोई भी जेकब नहीं। एक नौजवान ने नशे में लड़खड़ाती आवाज में बताया कि जेकब आजकल ऊंची हवाओं में उड़ रहा है और काफी दिन से यहाँ नहीं आया। पूछने पर इसने बताया कि हमें जुम्मा खान की सराय में वो मिल जाएगा। इसकी आजकल जुम्मा खान से बड़ी यारी है। मेरे पूछने पर नानक सिंह ने बताया कि जुम्मा खान की सराय बसों के अड्डे के करीब है और वहाँ कोई शरीफ आदमी नहीं जाता। ज़्यादातर जुराइम पेशा लोग या फिर ऐसे ड्राइवर जो नशा करते थे वहाँ पाए जाते थे। वहाँ से हम फौरन जुम्मा खान की सराय की तरफ चल पड़े। रास्ते में नानक सिंह ने बताया कि जुम्मा खान पठान है और हर किस्म के नाजायज़ काम को जायज़ समझकर करता है। फिर इसने अपनी बाईं आंख दबाकर कहा कि वो पुलिस को बाकायदा हिस्सा देता है और हर खिदमत के लिए तैयार रहता है। हम सराय पहुंचे तो बावर्दी पुलिस वालों और 2 थानेदारों को देखकर वहां मौजूद लोग सरासीमा हो गए। नानक सिंह की मैयत में हम लोग एक कमरे के सामने पहुंच गए। इसके बाहर लिखा हुआ था कि बगैर इजाजत आना अंदर मना है। नानक सिंह था और उसने सिक्कों वाला ही काम किया। एक जोरदार लात दरवाजे के मारी। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, इसलिए दोनों पट खुल गए। मैं और नानक अंदर दाखिल हो एक बड़ी मेज के पीछे बड़ा सेहतमंद सुर्ख सफेद पठान बैठा था।
उसने बड़ा कीमती लिबास पहन रखा था। उसके सामने वाली कुर्सी पर एक नौजवान बैठा हुआ था। वो शक्ल से ही छटा हुआ बदमाश नजर आ रहा था। उसके गाल पर चाकू के जख्म का निशान साफ नजर आ रहा था। उसका सांवला रंग और हुलिया देखकर मैंने अंदाजा लगाया कि जेकब हो सकता है। हमें देखकर जेकब के चेहरे पर खौफ का तासुर पैदा हो गया। बड़े गुस्से में लग रहे हैं सरदार जी, पठान ने मुस्कुराकर कहा। खान को हुक्म देते वो खुद हाजिर हो जाता। हम तो आपके दोस्त हैं, हमसे बाला ही बाला काम करते हो, नानक सिंह ने तंजी अंदाज में कहा, और दोस्ती का दावा भी करते हो। ऐसी हरकतों से दोस्ती दुश्मनी में बदल सकती है। क्या कसूर हो गया है सरदार जी? जुमा खान ने अजैसी से कहा। जेकब तो मिल गया। नानक ने नौजवान के सर पे हाथ रखा और फिर उसके बाल मुट्ठी में जकड़ लिए और जुमा खान से कहा कि लड़की कहाँ है? कौन लड़की हुजूर? जुमा खान ने हैरान होकर कहा। जुमा खान पुराना खिलाड़ी था और इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था, लेकिन उसकी मजबूरी थी कि उसकी दुखती रग नानक सिंह के हाथ में थी। नानक सिंह ने कांस्टेबल को अंदर बुलाकर कहा कि वो जेकब को हथकड़ी लगा ले। जेकब को हथकड़ी लग चुकी तो नानक ने कहा कि वो वैसे ही यहाँ नहीं आ गया, इसके पास मुकम्मल सबूत हैं। फिर उसने कांस्टेबल से कहा कि वो जेकब को कमरे से बाहर ले जाए। कांस्टेबल इसे बाहर ले गया तो नानक ने जुमा खान से कहा कि अगर वो इसके इलाके में अपना ये धंधा जारी रखना चाहता है तो लड़की को बरामद करा दे, वरना वो लड़की को खुद बरामद करेगा तो फिर कोई लिहाज नहीं करेगा और उसकी सराय को सील करके उसे बाकायदा गिरफ्तार कर लेगा। अब हमारी दोस्ती की यही सूरत है, नानक सिंह ने कहा। लड़की दे दो तो मैं तुम्हारा नाम नहीं आने दूंगा, वरना फिर वही करूंगा जो कानून के मुताबिक होगा। इस दौरान मैं खामोश तमाशाई बना रहा। मेरा अंदाजा था कि जुम्मा खान किसी भी सूरत में इलाका थानेदार से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता, और फिर यही हुआ। जुम्मा खान उठा और हम दोनों को अपने पीछे आने का इशारा किया। सराय के पिछले हिस्से में कुछ अलग कमरे बने हुए थे। जुम्मा खान ने एक कमरे का बाहर लगा हुआ ताला खोला और अंदर दाखिल हो गया। मैं और नानक भी उसके साथ अंदर चले गए। इस कमरे के अंदर एक और दरवाज़ा नजर आ रहा था। इसे ताला नहीं लगा था, बल्कि बाहर से सिर्फ कुंडी लगी हुई थी। जुम्मा खान ने कुंडी खोली। कमरे में अंधेरा नहीं था, लाइट जल रही थी। एक कोने में पड़े पलंग पर एक इंतहाई हसीन जमील लड़की सेमी बैठी थी। रो रो कर उसकी आंखें सूजी हुई थी और वो उजड़ी उजड़ी नजर आ रही थी। उसके बावजूद वो बड़ी पुरकशिश लग रही थी। दो बावर्दी थानेदारों को देखकर उसके चेहरे पर रौनक आ गई। जाओ कामनी, ये तुम्हें लेने आए हैं, जुम्मा खान ने बेतासुर लहजे में कहा। कामनी फौरन उठ खड़ी हुई और हमारे पास आ गई। उसे लेकर हम बाहर आ गए। जुम्मा खान ने नानक सिंह से कहा कि अब वो अपना वादा पूरा करे और इस किस्से में उसका नाम ना आने दे। नानक सिंह ने उसे कहा कि वो फिक्र ना करे, अब इसके साथ दोस्ती कायम रहेगी। फिर उसने बड़ी बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए एक आंख दबाकर सरगोशी में जुम्मा खान से पूछा कि उसने खूब मौज मेला किया होगा। खान सब गुनाह करता है, जुम्मा खान ने कहा। शराब नहीं पीता और जिना नहीं करता। लड़की जैसी आई थी वैसी ही जा रही है। बहरहाल हम कामनी और जेकब को वहां से लेकर थाने आ गए। नानक सिंह ने कागजों का पेट भरा और जुम्मा खान को साफ बचा लिया। जुम्मा खान ने बताया कि जेकब ने इसे बताया था कि वो कामनी को उड़ा लाया है और अब उसके पास कोई ठिकाना नहीं है। जुम्मा खान ने कहा कि वो लड़की ले आए, इसे असमत फरोशों के आगे बेच दिया जाएगा। अभी कामनी का सौदा नहीं हुआ था कि मैं और नानक सिंह वहां पहुंच गए। जेकब ने जुम्मा खान को नहीं बताया था कि वो एक आदमी को कत्ल करके भी आया है। थाने में आकर हम दोनों थानेदारों ने जेकब को घेर लिया। मैंने जेकब को बताया कि दाराब के मुलाजिम शकू ने सब कुछ बता दिया है, इसलिए वो इकबाली बयान दे दे। मैंने और नानक सिंह ने बगैर किसी तशद्दुद के उसे बयान देने पर आमादा कर लिया। उसने बड़ी तफसील से अपना इकबाली बयान दिया। चूँकि इस वारदात की सारी तफसीलात मैं पहले बयान कर चुका हूँ, इसलिए जेकब का बयान सुनाने की ज़रूरत नहीं। मैंने जेकब से पूछा कि कत्ल की वारदात के वक्त उसके साथ कौन शामिल था। उसने एक हिंदू लड़के के मुतालिक बताया कि इन दोनों ने मिलकर ये वारदात की थी। इस हिंदू नौजवान का नाम मोहन था। ये वही नौजवान था जिसके पेट में अब्बास ने चाकू मारा था। नानक सिंह ने जेकब से उसका पता पूछकर एएसआई को भेजा और उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद नानक सिंह ने कामनी की मां शीलाबाई को इत्तला भेजी कि इसकी बेटी बाजियाब हो गई है। वो गोया उड़ती हुई थाने पहुंची और आते ही कामनी से लिपट गई। हमने कामनी को उसकी मां के हवाले कर दिया, लेकिन मैंने इसे कहा कि चूंकि कामनी मौके की गवाह है, इसलिए इसे अदालत में गवाही के लिए पेश होना पड़ेगा।
नानक सिंह का एएसआई मोहन को गिरफ्तार करके ले आया था। इसके बाद कागजी कार्रवाई करके नानक सिंह ने जैकब और मोहन को मेरे हवाले कर दिया। इसने अपने 2 कांस्टेबल को भी मेरे साथ रवाना कर दिए थे ताकि मुलजिमों को हिफाजत से ले जाया जा सके। मैं दोनों को लेकर अपने थाने में आ गया। मैंने बड़ी मेहनत से मुकदमा तैयार करके अदालत में पेश कर दिया। जैकब ने जिस कुल्हाड़ी से अब्बास को कत्ल किया था वो मैंने इसकी निशानदेही पर बरामद कर ली थी। इसके अलावा मैंने दाराब और इसके मुलाजिम शकूर के भी बयानात ले लिए। इसके अलावा मौका वारदात पर मिलने वाले खुरों के मोल्ड मेरे पास महफूज थे। मैंने जैकब और मोहन के खुरे इनसे मिलाकर ये भी अदालत में पेश कर दिए। जैकब ने यह इतराफ़ भी कर लिया था कि मौका वारदात से मिलने वाली लकड़ी की सलीब इसी की थी। इस केस में सबसे ज़्यादा अहम गवाह कामनी की थी क्योंकि वह ऐनी शाहिद थी। उसने बड़े जज्बाती अंदाज में अपना बयान दिया था और इस दौरान कई बार उसका रोना भी निकल आया। उसका बयान आहों, हिचकियों और आंसुओं से भरपूर था। जज के लिए फैसला करना बिल्कुल मुश्किल न था। उसने जैकब को सजाए मौत और उसके साथी मोहन को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। दोनों ने इस सज़ा के खिलाफ अपील की मगर जैकब और मोहन चूंकि पहले भी सज़ा याफ्ता थे इसलिए इनकी ये सज़ा बरकरार रही।